यह मेरा पॉलीमर का तीसरा वीडियो होगा। आज हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे और पॉलीमर को विभाजित करेंगे और उसको आज खंडित कर देंगे। ठीक है, तो पॉलीमर को हम लोग 5 तरह से विभाजित करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन या सोर्स, दूसरा है बेस्ड ऑन मोनोमर, तीसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, चौथा है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पांचवा है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन या सोर्स, पॉलीमर को हम कहाँ से प्राप्त किए हैं, पॉलीमर की उत्पत्ति कहाँ हुई है, उसके आधार पर हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसकी ओरिजिन या सोर्स के आधार पर उसको वर्गीकृत करते हैं। तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि पॉलीमर को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। एक तो नेचुरली प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा सिंथेटिक प्राप्त कर सकते हैं और तीसरा है सेमी सिंथेटिक। तो जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स is obtained in the nature, that is called natural polymer. Synthetic polymer which is prepared in the laboratory are man-made, that is called synthetic polymer. Semi-synthetic polymer are present in the naturally but modified by chemical, that is called semi-synthetic polymer. तो जो नेचुरल पॉलीमर हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वह 2 रूपों में पाए जाते हैं। एक तो जानवर से प्राप्त किए जाते हैं और दूसरा पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं वह है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर आपको पढ़ाया गया था। तो नेचुरल रबर इस प्लांट में नेचुरल का एग्जाम्पल है। और दूसरा लाइनॉन, जो लाइनॉन होते हैं वह भी नेचुरली होते हैं। और काटन जो होता है वह भी पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। और जो एनिमल से प्राप्त होते हैं जैसे ऊल हुई, सिल्क हुई, यह सभी नेचुरल में एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह हो गया इसके एग्जाम्पल। अब सिंथेटिक पॉलीमर में आते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं या मैन मेड द्वारा बनाए जाते हैं या आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। यह पॉलीमर जितने भी हम फर्स्ट वीडियो में मोनोमर लिए थे और उसका पॉलीमराइजेशन किए थे तो पॉलीमर का निर्माण हुआ था। तो जितने भी पॉलीमर बने थे वह सब पॉलीमर क्या हैं, वह सब पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन और नायलॉन, यह सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर हैं। अब आते हैं तीसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वह होते हैं जो नेचुरली होते हैं लेकिन उसको केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है, उसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक। या जो आधा नेचुरल होते हैं और आधा सिंथेटिक होते हैं, उन दोनों को मिला दिया जाता है तो वह बन जाता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मीन्स अगर हम नाइट्रोसेलुलोज का उदाहरण लेते हैं, नाइट्रोसेलुलोज का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें लेते हैं सेलुलोज। सबसे पहले हम सेलुलोज लेते हैं और इसमें हम डालते हैं HNO3 प्लस H2SO4, तो यह बन जाता है नाइट्रोसेलुलोज। यह क्या बन जाता है, नाइट्रोसेलुलोज। जो सेलुलोज है वह क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। जब इसका मॉडिफिकेशन इस केमिकल के द्वारा HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा कराया जा रहा है तो यह बन जा रहा है नाइट्रोसेलुलोज। तो नाइट्रोसेलुलोज जो है वह सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और वल्कनाइज रबर को आप ले सकते हैं, यह भी सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल है। रेयान जो होता है वह भी सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल है। तो बेस्ड ऑन मोनोमर के आधार पर हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेस्ड ऑन मोनोमर के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन 2 तरह से हम कर सकते हैं कि मोनोमर किस टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं
कि डिफरेंट टाइप के हैं, उसके आधार पर हम पॉलीमर का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला होता है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? होमोपॉलीमर। और दूसरा होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जो होता है, जब एक ही तरह के मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। और जब विभिन्न प्रकार के मोनोमर जो अलग अलग हैं आपस में जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर, उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। द पॉलीमर विच इज formed by only one type of monomer that is called homopolymer. The polymer which is formed by different type of monomer that is called copolymer. तो एग्जाम्पल में हम होमोपॉलीमर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, होमोपॉलीमर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यह हो जाता है आपका, जितने भी फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे तो उसमें जितने भी हम पॉलीमर बनाए थे वह सब होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल थे। जैसे आपका पॉलीइथिलीन हो गया, पॉलीएस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन हो गया। यह सब किसके एग्जाम्पल हैं? होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हो गए पॉलीइथिलीन, पॉलीएस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। यह सब क्या है? होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल थे। और जितने होमोपॉलीमर बनाए जाते हैं वह क्या होते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाए जा रहे थे। अब हम आते हैं कोपॉलीमर पर। कोपॉलीमर का एग्जाम्पल, जब हम नाइलॉन 6,6 को ले रहे थे, नाइलॉन 6,6 को ले रहे थे और उसको हम किससे बना रहे थे? उसको हम बना रहे थे एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के रिएक्शन के द्वारा। जब उसमें से पानी निकल रहा था तो वह बन रहा था नाइलॉन 6,6। वह जो है कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। जैसे रिएक्शन आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम लेंगे हेक्सामेथिलीन डाइअमीन CH2 इधर जोड़ देंगे NH2 ग्रुप और इधर भी हम जोड़ देंगे NH2 ग्रुप। ठीक है, यह हो गया हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। क्या बोलेंगे इसको? हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। और जब एक दूसरा मोनोमर लेंगे वह होगा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 NH2 COOH और इधर भी हम जोड़ देंगे COOH। तो यह हो जाएगा आपका एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड अगर इसका n नंबर्स आप मोनोमर लिए हैं तो ये n हो जाएगा, और इसका भी अगर हम n नंबर्स आप मोनोमर लेंगे और इसका कराएंगे पॉलीमराइजेशन, इसका कराएंगे पॉलीमराइजेशन, तो सिंपली क्या होता है कि यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। आप देख सकते हैं इस OH को यहां से निकाल देंगे और यहां से इसको हम लिख सकते हैं NH2 को हम लिख सकते हैं N और H। तो ये H वाला उस OH से जुड़ जाएगा प्लस OH जुड़ जाएगा और यह बन जाएगा H2O। यह बाहर निकल जाता था तो रिएक्शन में यह क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा? यहां से हम लिख सकते हैं NaHH, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां से H2O बाहर हो जाएगा, तो H2O बाहर हो जाएगा और जो बचेगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2
सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 6। फिर हम देखेंगे यहाँ पे N है और एक H है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा NH, और फिर जुड़ जाएगा ये COO से, COO, और उसके बाद ये हो जाएगा CH2 4, और ये हो जाएगा COOH, और यह बन जाएगा, यह क्या बनेगा, यह बनेगा नाइलॉन 66, यह बनेगा नाइलॉन 66। इसको कर देंगे बंद, और यहाँ N मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सामेथिलीन है, N मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिपिक एसिड है, तो यहाँ लग जाएगा N। तो यह हो गया आपका नाइलॉन 66। यह एग्जांपल है कोपॉलीमर का। इसमें आप देख रहे हैं कि एक हेक्सामेथिलीन डाई अमीन है मोनोमर, और एक एडिपिक एसिड है, दोनों डिफरेंट है। दोनों का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पानी का रिमूवल हो जाता है और बनता है आपका नाइलॉन 66। यह जो रिएक्शन हम कराए हैं यह कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। यह क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब सिंपली होमोपॉलीमर जो हो रहा था, होमोपॉलीमर में बेसिकली क्या होंगे कि एक ही तरह के मोनोमर होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। जैसे हम एथिलीन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका करेंगे हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक बंद, यहाँ N नंबर्स है तो इधर भी N नंबर्स हो जाएगा, और यह हो जाएगा पॉलीथीन। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये बार बार रिपीट होकर के CH2 बार बार रिपीट होकर के आपस में जुड़ रहे हैं, एक ही तरह के हैं, इसीलिए यह क्या है, होमोपॉलीमर है। इसके जो मोनोमर हैं वह है CH2। इसके मोनोमर जो है, जो रिपीटिंग यूनिट है वह है यह, ठीक है। तो यही बार बार आकर के यहाँ N नंबर्स में जुड़ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉलीथीन बन गया। और यह पॉलीथीन जो है होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, अब हम चलते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन पे। तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर हम पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसकी बनावट क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला होता है लीनियर पॉलीमर, और दूसरा होता है ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जो पॉलीमर होते हैं, पहला होते हैं लीनियर पॉलीमर, दूसरा ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब रेखीय संरचना होती है, जिसकी संरचना रेखीय हो, स्ट्रेट हो, वह होती है आपका लीनियर पॉलीमर। जैसे यह जो संरचना होगी यह क्या होगी, यह लीनियर होगी। तो हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन जब बनाए थे तो यह जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वह है लीनियर पॉलीमर। यह क्या है, लीनियर पॉलीमर है। और पॉलिएस्टर जो है वह भी लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होती है, एक लंबी चेन आपस में जुड़ जाती हैं और स्ट्रेट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर क्या होती हैं, ब्रांच पॉलीमर में क्या होती हैं, इन्हीं लीनियर पॉलीमर से ब्रांचेज निकल जाती हैं, दोनों तरफ ब्रांचेज निकल जाती हैं, और उसको हम बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। उसको बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन हम लोग बनाए थे वह जो एग्जाम्पल है वह है ब्रांच पॉलीमर का। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसमें ब्रांच से जुड़ी रहती हैं, तो उसकी शक्ति कम होती है, किससे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्रांच पॉलीमर होती हैं उसकी शक्ति कम होती है एज कंपेरिजन टू लीनियर पॉलीमर से, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच होती हैं, यह इसका
एग्जाम्पल है। तीसरा आते हैं हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होती हैं कि यही जो आपका लीनियर था, ठीक है, लीनियर से हम ब्रांचें निकल रहे थे, ऐसे ब्रांचें निकलेंगी और उससे एक और लीनियर चेन जुड़ जाएगा, तो वह हो जाएगी आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जैसे जैसे पेड़ होती हैं, पेड़ की डाली होती है, पेड़ की शाखा होती है, तो शाखाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं, दो शाखाएं आपस में जब जुड़ जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और यह 3D नेटवर्क बनाती हैं। यह क्या बनाती हैं? 3D नेटवर्क, 3D नेटवर्क टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है। 3D नेटवर्क टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वह है आपके बैकेलाइट और दूसरा है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर। अब हम लोग पॉलीमर के चौथे क्लासिफिकेशन पे आएंगे, जो है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, तो वह मोनोमर किस बल से जुड़े हुए हैं, किस बल से जुड़े हुए हैं, किस बल से जुड़े हुए हैं, उस बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस पॉलीमर में कितनी शक्ति होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि रबर है, रबर को अगर हम ऐसे खींचते हैं, दोनों तरफ खींचते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है या प्रत्यास्थता पाई जाती है, उसमें इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता पाई जाती है, तो वह होते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर। तो इसमें क्या होती है? पहला होती है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इसको अगर हम खींचते हैं, ज्यादा अगर खींचते हैं तब यह टूटेगा, ज्यादा खींचेंगे तब यह टूटेगा, लेकिन यह खींच देते हैं और पुनः ये पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो इसमें इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है? इलास्टिसिटी का गुण इसमें पाया जाता है। जो भी रबर होते हैं, रबर, जो भी रबर होते हैं वह क्या होते हैं? वह इसके अंतर्गत, इलास्टोमर के अंतर्गत आएंगे। तो दूसरा होती है, यह रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं। यह क्या होते हैं? रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं। और तीसरा क्या है? इनके बीच जो फोर्स लगता है वह होता है कमजोर होता है, वह फोर्स कमजोर होता है, वीक होता है, क्योंकि यह वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। यह वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। जो भी रबर आप पढ़े थे, बल्कनाइज रबर, बल्कनाइज पढ़े थे, बुनायन पढ़े थे, बुनायस पढ़े थे, और रबर जो पढ़े थे, यह रबर इस इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल हैं, इलास्टोमर के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं फाइबर्स पे। फाइबर्स पे जो फाइबर्स होते हैं, यह जो कपड़ा है यह फाइबर्स है। इसमें हम देख रहे हैं कि जब इसको हम ज्यादा तेजी से खींचेंगे तो ये कपड़ा फट जाएगा, फट जाएगा। इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी कम है, इलास्टिसिटी है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। और यह क्या होते हैं? थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं, यह थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। इनको अगर हम तेजी से खींचेंगे तो यह फट जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टीज फाइबर्स की क्या होती है कि यह स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं, ठीक है। इनके बीच जो फोर्स लगा रहता है वह फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। और इसके अंतर्गत जो फोर्स लगते हैं वह फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल मोमेंट। तो दो तरह के फोर्स इसमें लगते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल बॉन्ड से यह बंधे होते हैं। इसकी
टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। खींचने की शक्ति, खींचोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगी, खींचेंगे तो यह टूट जाएगी, इसलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे नायलॉन 6 जो था वह फाइबर्स के एग्जाम्पल हो गए, फाइबर्स के एग्जाम्पल हो गए। तो हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि इलास्टोमर्स और फाइबर्स में क्या डिफरेंस है। तो जो इलास्टोमर होते हैं उसके अंतर्गत क्या होती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, और इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती है। दूसरा क्या है कि ये रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं, और यह रबर लाइक सॉलिड ना होकर के क्या होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। इसके बीच जो फोर्स लगेगा वह कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल मोमेंट के डाइपोल डाइपोल बंध के द्वारा ये बंधे होंगे। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वह सारे रबर जो बुना यस, बुना यन है, वह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और नायलॉन 6 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, तो यू कैन राइट दिस। अब आते हैं हम तीसरे पे, यह हो गया मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर यह इलास्टोमर पहला हो गया, और दूसरा हो गया आपका फाइबर, और तीसरा हो गया थर्मोप्लास्टिक, चौथा हो गया थर्मोसेटिंग। तो हम थर्मोप्लास्टिक पे आते हैं। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी ये होती है, जब हम मान लीजिए ये थर्मोप्लास्टिक है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, तो यह क्या होगा, पिघल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो यह हार्ड बन जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया कि जो अगर थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, अगर उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, अगर हम गर्म करेंगे, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो वह हो जाएगा मेल्ट मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, यह सॉफ्ट हो जाएगा, पिघल करके सॉफ्ट हो जाएगा। और इसी को अगर हम कोल्ड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, हार्ड, यह क्या हो जाएगा, हार्ड। इसका मतलब यह हुआ कि इस मटेरियल को हम गर्म करेंगे तो यह सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो यह हार्ड हो जाएगा। तो यह थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज है। और थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, इनको अगर आप गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे, दूसरा देखते हैं कि यह जो पॉलीमर हैं, यह जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं, यह एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, और यह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। और हम बता चुके हैं कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं वह क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, और जो थर्मोसेटिंग के द्वारा, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं वह 3D क्रॉस नेटवर्क होते हैं, उसके बीच क्रॉस लिंकेज होती है, ठीक है। तो यह लीनियर चेन बनाते हैं, यह क्या होते हैं, लीनियर चेन बनाते हैं, और यह क्या होते हैं, 3D क्रॉस नेटवर्क टाइप पॉलीमर होते हैं। चौथा, इसके बीच जो थर्मोप्लास्टिक है यह क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, और थोड़ा ब्रिटल टाइप होते हैं, थोड़ा क्षणभंगुर होते हैं, ठीक है। और यह क्या होते हैं, जो थर्मोसेटिंग होते हैं वह हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। अब पांचवा जो होते हैं, इस थर्मोप्लास्टिक जो भी मटेरियल होता है उसको हम रीशेप कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। मतलब एक बार बना दिए तो दोबारा उससे दूसरा चीज हम बना सकते हैं और उसको उसी पोजीशन में हम ला सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी रीशेप एंड रीयूज। और यह जो थर्मोसेटिंग होते हैं, दे कैन नॉट बी रीशेप एंड रीयूज। यह जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में चलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जितने भी हम पहले वीडियो में
मोनोमर का पॉलीमराइजेशन कराए थे, तो जो पॉलीमर बन रहा था वह सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वह सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वह होगा पीवीसी होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, यह सब क्या है, यह सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल क्या होंगे, जो भी आपका बैकेलाइट होती है वह क्या होती है, वह थर्मोसेटिंग होती है, और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो होती है वह भी थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है, और मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड भी, वह भी बैकेलाइट थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हैं। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अगर आ जाए कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक वह होती है जब उसको गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है, जब उसको ठंडा करते हैं तो वह हार्ड हो जाती है। इसको रीशेप और रीयूज कर सकते हैं, उसको रीशेप और रीयूज नहीं कर सकते हैं। उसको अगर गर्म करेंगे तो सॉफ्ट नहीं होंगे। तीसरा, इसमें लीनियर चेन बनेगी, उसमें क्रॉस लिंक्ड चेन बनेगी। ठीक है, और इसके जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो बधे होंगे वो क्या होंगे, कमजोर होंगी, इसकी शक्ति कमजोर होगी, सॉफ्ट होगी और लेस ब्रिटल भी होंगी। लेकिन यह क्या होगा, स्ट्रांग होगा और हार्ड होगा। तो यहां से निकलकर यह आया कि यह जो होती है, यह जो थर्मोसेटिंग होती है, इसकी मॉलिक्यूलर फोर्स, जो फोर्स लगे हुए हैं, जो बधे हुए हैं, वह इसमें ज्यादा होगा, तो इसकी शक्ति ज्यादा होगी। तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। अगर स्ट्रेंथ में देखा जाए, अगर शक्ति के बेसिस पे हम देखें, स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थर्मोसेटिंग की होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थर्मोसेटिंग की होगी। और दूसरा होगा आपका, दूसरा होगा फाइबर्स का, दूसरा होगा फाइबर्स का, इसकी शक्ति दूसरी होगी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा थर्मोप्लास्टिक, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका इलास्टोमर। तो यह हो गया आपका तीसरे नंबर पर, और यह हो गया चौथे नंबर पर। तब हम अगर कहेंगे शक्ति के हिसाब से, तो थर्मोसेटिंग पहले आएगा, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू फाइबर, एज कंपेरिजन टू फाइबर, फाइबर की शक्ति ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक की शक्ति किससे ज्यादा होगी, इलास्टोमर से, इलास्टोमर से, इलास्टोमर से। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे इसका नाइलॉन 6 हम लेते हैं, नाइलॉन 6, और लेते हैं बूना यस, बूना यस, और एक लेते हैं मैलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। अब हम अगर इसमें हम ये सब देखना चाह रहे हैं कि किसकी शक्ति ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा है इससे, कि इसकी शक्ति इससे ज्यादा है, कि इसकी शक्ति इससे ज्यादा है। अगर हम इसको इस मैनर में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा शक्ति किसकी होती है, थर्मोसेटिंग की। तो थर्मोसेटिंग इसमें कौन है, थर्मोसेटिंग मैलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड होता है। मैलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड जो होती है वह क्या होती है, थर्मोसेटिंग होती है। तो थर्मोसेटिंग की प्रॉपर्टी शक्ति ज्यादा होती है, इसका मतलब मैलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड का शक्ति ज्यादा होगी किससे। अब यहाँ पे देखिए नाइलॉन 6 है और ये बूना यस है। नाइलॉन 6 क्या है, फाइबर है, और बूना यस क्या है, रबर है। बूना यस रबर है, तो यहाँ पे पहले फाइबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइबर। फाइबर क्या है, नाइलॉन 6।
नायलॉन 6। फिर इसकी शक्ति किससे ज्यादा होती है? अब बचा हुआ है आपका क्या है? बुना यस है, बुना यस। यह क्या है? इलास्टोमर है, यह है इलास्टोमर। और यह क्या है? फाइबर। और यह आपका क्या है? यह क्या है? थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, तो मेलेमाइल का इस तरह अगर अरेंजमेंट हम करें तो मेलेमाइल की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, फिर नायलॉन की होती है, फिर बुना यस का। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नायलॉन 6, बुना यस और एमएफ को किसको शक्ति के आधार पर अरेंजमेंट कीजिए। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के द्वारा पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करेंगे। यह अपना 5वां क्लासिफिकेशन था। क्या था? 5वां क्लासिफिकेशन। वह है एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मतलब पॉलीमर को हम किस विधियों द्वारा बनाते हैं। तो पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब जुड़ात्मक या संयोगात्मक बहुलीकरण, और ये होगा संघनन बहुलीकरण। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन वह होते हैं जिसमें मोनोमर आपस में जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण करेंगे और उसमें कुछ चीजें निकलेंगी नहीं। उनके बांड, मोनोमर के बांड आपस में जुड़ते चली जाएंगी और एक लंबी चेन बना देंगी। उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मोनोमर आर ज्वाइंड टुगेदर with no loss of any molecules. That is called addition polymerization. That is called addition polymerization. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे और उनसे कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। वह होगा आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच टू फंक्शनल ग्रुप और मेनी फंक्शनल ग्रुप या पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोमर ज्वाइन टुगेदर विद द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, HCl, CH3OH. That is called condensation polymerization. That is called condensation polymerization. तो हम क्या देख रहे हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या देख रहे हैं कि मोनोमर आपस में जुड़ रहे हैं, मोनोमर आपस में जुड़ रहे हैं और वह एक ही तरह के हैं, इसीलिए इन्वॉल्व ओनली वन मोनोमर। इस रिएक्शन में एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि एक ही मोनोमर को आप बार बार जोड़ दिया जाता है और पॉलीमर का निर्माण कर दिया जाता है। तो इसमें ओनली वन मोनोमर इन्वॉल्व होता है। इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के मोनोमर होते हैं और वह आपस में इन्वॉल्व करके बनते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें किसी भी मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता है। नो लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी भी अणु का इसमें नुकसान नहीं होता है, वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस होती है, क्षति होती है। और वह स्मॉल मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान क्या क्या निकलते हैं, वह निकलते हैं पानी निकलते हैं, HCl निकल सकते हैं, NH3 निकल सकते हैं, CH3OH निकल सकते हैं। तो इसमें लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का होता है। और तीसरा क्या है, तीसरा यह जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, यह क्या होते हैं, इसके जो मोनोमर होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अनसैचुरेटेड होते हैं। और यह मोनोमर क्या होते हैं, जनरली उसमें टू फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, टू फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, पॉलीथीन जो है वो पॉलीथीन एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल हैं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, यह सब क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बन रहे थे। तो यह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
तो पॉलीइथीन में जो रिएक्शन हो रही थी जिससे आपस में मोनोमर जुड़ करके पॉलीथीन का निर्माण कर रहे थे, उस पूरे प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा उसके मोनोमर आपस में जुड़ रहे हैं। अब हम आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जब हम नायलॉन 6,6 बना रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहा था, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहा था। तो वह क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। और उसमें आप देख रहे थे कि दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े थे, एक अमीन जुड़ा था और दूसरा एसिड जुड़ा था। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप दो प्रेजेंट हो गए और उसके बाद वह क्या हो गए, वह आपस में उसका रिएक्शन हुआ तो वह बन गया आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बन गया नायलॉन 6,6। ठीक है, बेकेलाइट भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे हम CH2 इथिन गैस लिए थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिए थे और इसके N मॉलिक्यूल से लिए थे और इसका कराए थे हम पॉलीमराइजेशन, इसका कराए थे पॉलीमराइजेशन। तो क्या हुआ था, इसमें सिंगल बॉन्ड में इसके मोनोमर सिंगल बॉन्ड में ये चेन टूट गई थी, यहाँ N नंबर्स हो गए। तो यह क्या हुआ, यह हुआ आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन। यह क्या हुआ, एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा पॉलीथीन का इसमें निर्माण किया गया था। और इसमें क्या लिए थे, इसमें हम लिए थे जनरली N, यहाँ पे CH2 6, यहाँ NH2 ग्रुप लगा दिए थे और इधर भी NH2 ग्रुप लगा दिए थे। अब इसमें हम दूसरा मोनोमर लिए थे, वह था आपका COOH और CH2 4COOH। और किससे हम जोड़े थे, जब इसका रिएक्शन कराए थे तो क्या बना था, यहां से पानी का मॉलिक्यूल निकल गया था। पानी का मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो ये हो जाएगा NH2 CH2 6, यहाँ पे फिर हो जाएगा NH और यह हो जाएगा COO और फिर यहाँ पे CH2 4 और COOH इसमें जुड़ जाएगा और पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यह क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है, इसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और यह आपका है एडिपिक एसिड। इसमें क्या है, COOH दो फंक्शनल ग्रुप COOH लगे हैं और इसमें NH2 लगे हैं। तो इसका जब हम रिएक्शन कराए हैं तो पानी का एलिमिनेशन हो रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है और बन जा रहा है नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। इसके पहले ये रिएक्शन लिखवाए थे, आप लोग बैक करके देख सकते हैं। ठीक है।